नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान आर पार के मूड में। आज फिर खेल मंत्री से मुलाकात, मांगे नहीं मानी गई तो कल से जंतर मंतर पर मैट बिछाकर करेंगे कुश्ती। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देनी होगी ब्रांड प्रमोशन की पूरी जानकारी, नहीं तो लगेगा 50 लाख तक जुर्माना। गाइडलाइंस जारी, सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बिकवाली। सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% गिरकर बंद। एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी में गिरावट। फार्मा, इंफ्रा, ऑटो में दबाव। बैंकिंग, पीएससी शेयरों में हल्की तेजी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज थोड़ी देर में आएंगे तीसरी तिमाही के नतीजे। 9.7% बढ़कर 17,100 करोड़ रह सकता है कंसोलिडेटेड मुनाफा। आय में भी करीब 10% की ग्रोथ मुमकिन। कब, किस रूट से और किस ट्रक से होगी माल की ढुलाई? प्रोडक्शन करने वाली कंपनी को मिले ये तय करने का अधिकार। ट्रक यूनियन करता है मनमानी। हिमाचल सरकार को अदानी सीमेंट ने दिए सुझाव। को पैसेंजर पर यूरिनेट केस में एयर इंडिया पर लगा 30 लाख का जुर्माना। फ्लाइट डायरेक्टर को भरनी होगी 3 लाख की पेनल्टी। पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड। डीजीसीए का फैसला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एक और ताज। दुनिया के टॉप सीईओ की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचे। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सीईओज को पछाड़ा। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स ने जारी की टॉप 10 लिस्ट। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को एक बार फिर से मिलने के लिए बुलाया है। खेल मंत्री ने आज खेल सचिव और साई के डीजी के साथ भी बैठक की थी। इधर रेसलर विनेश फोगाट ने ऐलान कर दिया है कि अगर आज भी उनकी बात नहीं मानी गई तो कल से वो लोग जंतर मंतर पर मैट बिछाएंगे और कुश्ती करेंगे। और डिटेल लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित पांडे हमसे जुड़ गए हैं। अमित, बताइए आज कहां पहुंचा ये पूरा मामला? क्या आज सुलझ जाएगा? उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी, मतलब हटेंगे आज वो लोग, या कल कुश्ती देखने को मिलेगी जंतर मंतर पर? देखिए, हटेंगे या नहीं ये तो भविष्य के घर में छुपा है, और जो उनकी रणनीति है पहलवानों की जो धरना कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन अभी यहाँ पर ताजा खबर ये है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से इन धरना कर रहे, अपनी मांग उठा रहे पहलवानों के दल का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मुलाकात करने यहाँ पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहुंचा है, और थोड़ी देर पहले ही पहुंचा है। और इनको यहाँ से पहले भी कम्युनिकेशन मिला था खेल मंत्री की ओर से कि आप कम से कम अपनी मांगे लेकर आइए। मूलतः ये मांग कर रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को डिसमेंटल कर देना चाहिए, यानी कि उसको भंग कर देना चाहिए। जबकि नियम ये कहते हैं कि ये चुनी हुई बॉडी है तो इसके नियम कानून होने चाहिए। तो अपनी बात रखने ये खेल मंत्रालय के सामने आ रहे हैं। अब देखना ये है कि खेल मंत्रालय जो इनको बातें बताता है, आला अधिकारियों, मंत्री की ओर से जो इनको बातें बताई जाती है, उससे वो संतुष्ट होते हैं नहीं। अगर नहीं होते तो कल तो हमें वापस एक बार फिर इनके जो भावना और इनके गुस्से का हमें देखना पड़ेगा, और उनको जिस तरीके से कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन, वो उसका नजारा हमें देखने को मिलेगा। अगर मानते हैं तो ये देखना होगा कि किस हद तक वह मान रहे हैं भारत सरकार द्वारा भेजी गई बात। जी अमित, ये बताइए, कल भी मुलाकात हुई थी, रात को 1:30 बजे तक मुलाकात चली, और आज फिर से मुलाकात हो रही, तो कल और आज के बीच में सरकार नया क्या कुछ ऑफर कर सकती है? कुछ अंदाजा है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक सरकार यही कह रही है कि जो कमेटी बना, इनका जो ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग कैंप दिल्ली में लाने को कह रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कमेटी है, कमेटी के भी सदस्यों को पूरी तरीके से नई कमेटी के सदस्यों को लाने की यहाँ पर बात चल रही है। लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनका यही कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन को पूरी की पूरी भंग कर दिया जाए, जो कि अभी जिसका कि कानून में कोई प्रावधान नहीं है। तो अब ये देखना है कि और कौन कौन सी नई चीज खेल मंत्रालय इनको यहाँ पर सामने ला के देता है, और ये किस हद तक संतुष्ट होते हैं या फिर बीच में समझौते का मामला यहां पर होता है। बढ़ते आगे, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं। इससे पहले
जियो के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। तीसरी तिमाही में जियो का मुनाफा 4,518 करोड़ से बढ़कर 4,638 करोड़ रुपए रहा है। और डिटेल पर बात करते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज वाजपेयी हमसे जुड़े हुए हैं। नीरज जी, पहला सवाल तो ये है कि जो नतीजे आ गए जियो के, वो क्या कह रहे हैं? जियो के नतीजे शानदार हैं, बेहतर हैं। इसलिए नतीजा आपके पहले सामने रखता हूँ। 4518 से बढ़ के 4638 करोड़ का की जो प्रॉफिट कंपनी ने बनाई है, उसमें एबिटा इंपॉर्टेंट है, 12,000 करोड़ को पार कर गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नतीजे क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, पिछला जो बीता क्वार्टर था उसमें टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स फ्लैट थे, कोई टैरिफ हाइक नहीं थी, वो फ्लैट था। और एक रूटीन जो क्वार्टर था उसमें भी एक बढ़िया प्रदर्शन कंपनी दिखाया। मार्जिन 1% और बढ़ गई, 52.2% का हो गया। तो जियो के नतीजे जैसा हम लोग अनुमान लगा के चल रहे थे कि कम से कम 12,000 करोड़ का एबिटा आना चाहिए, बिल्कुल उसी लाइन पे आए। तो इन लाइन स्लाइटली बेटर नतीजे रिलायंस जियो ने पेश किए हैं। लेकिन जो दूसरे नतीजे जिनका हम लोग इंतजार कर रहे हैं मनोज जी, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, यानी जिसके अंदर भी जियो शामिल है। उसमें कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारा अनुमान है कि कम से कम 2,50,000 या 2,52,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आना चाहिए, जो तिमाही दर तिमाही करीब करीब 10% की ग्रोथ को दर्शाता है। एबिटा लेवल पे भी करीब 9% की ग्रोथ आनी चाहिए, 34,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। और मार्जिन फ्लैट रहेंगे या हो सकता है 0.1% कम रहे। क्यों कम रहेंगे? देखिए, इंटरनेशनल जो मार्जिन थी, जो जब विदेशों में आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो वहाँ पे मार्जिन थोड़ी सी नरम पड़ी है, तो उसकी वजह से रहा। लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे ठीक ठाक थी, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई। तो रेवेन्यू तो काफ़ी जनरेट हो रहा है, लेकिन चूंकि प्राइसिंग थोड़ा सबड्यूड थी फॉरेन मार्केट में, तो हुआ। दूसरा, जो ये विंडफॉल गेन टैक्स लगा हुआ था पेट्रोल और डीजल पे, इसका भी असर देखने को आपको मिलेगा। तो उसके बावजूद रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही शानदार 10% की दिखेगी और प्रॉफिट में भी आपको 9-10% की ग्रोथ दिखेगी। मार्जिन में जैसा कि हमने कहा कि फ्लैट रहेगा कि पेटकेम की वजह से, लेकिन जो दूसरे सेगमेंट है जैसे रिटेल की अगर आप बात करें तो वहाँ पे मार्जिन काफ़ी इंप्रूव होगा। और अनुमान है कि वहाँ का भी जो एबिटा है वो करीब करीब 7.5% की ग्रोथ दिखाना चाहिए। टेलीकॉम का एक नंबर देर से आता है, वो मेन रिजल्ट के साथ आएगा, वो है आरपू। वो हमारा अनुमान है कि 178 से 179 के रुपए के बीच में आना चाहिए, जो पिछले क्वार्टर में 177 था। तो नेट अगर आप कहेंगे तो नतीजे बेहतर रहेंगे। रेवेन्यू फ्रंट पे काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, मार्जिन फ्लैट रहेंगे। तो थोड़ी देर में आएंगे नतीजे, और जब नतीजे आएंगे नीरज जी तब आप लाइव रहेंगे? बिल्कुल, मैं एकदम उपलब्ध रहूँगा। और आपके साथ एनालिस्ट भी रहेंगे? बिल्कुल, मेरे साथ 2 एनालिस्ट रहेंगे और हम लोग बिल्कुल विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, नतीजों के एक एक पहलू को एक्सप्लेन करेंगे। जी, तो रिलायंस के नतीजों के लिए करिए इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जुड़ने के लिए नीरज जी। और खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन था आज बाजार में, और बिकवाली आज हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% गिरकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 237 पॉइंट गिरकर 60,622 पर, और निफ्टी 80 पॉइंट गिरकर 18,028 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा गिरावट एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी शेयरों में रही। फार्मा, इंफ्रा, ऑटो शेयरों पर भी दबाव रहा, और बैंकिंग, पीएससी शेयरों में लेकिन हल्की तेजी आज भी देखने को मिली है। इधर एमसीएक्स पर आज फिर सोने ने नया रिकॉर्ड हाई बना दिया है। भाव 56,850 प्रति 10 ग्राम तक जा पहुंचे। कॉमेक्स पर भी सोने का भाव 11 महीनों की ऊंचाई पर जा पहुंचा है। सोने में लगातार 8वें हफ्ते इस तरह का उछाल देखने को मिल रहा है। सिर्फ जनवरी में सोना करीब 3.25% महंगा हो चुका है, और जानकार बता रहे हैं कि डॉलर में लगातार दबाव से सोने की कीमतों को सहारा मिल रहा है। इसके अलावा निवेशक महंगाई के चलते हेजिंग कर रहे हैं, और इससे भी सोने को सपोर्ट मिल रहा है। कब किस रूट से और किस ट्रक से माल की ढुलाई होगी, ये तय करने का अधिकार माल बनाने वाली कंपनियों को होना चाहिए, ना कि ट्रक यूनियन को। हिमाचल में माल ढुलाई में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए अदानी सीमेंट ने हिमाचल सरकार को कुछ ऐसे ही सुझाव भेजे हैं। डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताया लक्ष्मण जी, समस्या क्या है और क्या क्या सुझाव दिए गए हैं?
देखिए, दरअसल सुझाव ये दिए गए हैं कि कब किस रूट से माल की ढुलाई की जाए ये ट्रक यूनियन तय न करे, बल्कि जिसका सामान जा रहा है प्रोडक्शन वाली कंपनी का, वो इसे तय करे। इतना ही नहीं, किस क्षमता वाले ट्रक को लगाना है, किस तरह के ट्रक को लगाना है, कितने ट्रक को लगाना है, ये अधिकार भी ट्रक यूनियन के पास ना हो। ये जिस कंपनी का माल ढुलाई होनी है उसको ये अधिकार मिले। इन सब से आगे हटकर अदानी सीमेंट ने सरकार को और भी सिफारिश की है। उन्होंने ये कहा है कि अंबुजा और एसीसी में जो तैनात अतिरिक्त ट्रक हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि जरूरत है सिर्फ 505 ट्रक की और तैनात है वहां पे 3311 ट्रक। साथ ही साथ अदानी सीमेंट ने हिमाचल सरकार को दिए सुझाव में ये भी कहा है कि जो हिमाचल में जो ट्रक हैं या फिर इंडस्ट्री में ट्रक लगाए गए हैं उनमें अब नए ट्रक को जोड़ने पर तत्काल रोक लगाई जाए। भाड़ा तय करने के लिए सालाना 50,000 किलोमीटर को आधार बनाया जाए। अभी क्या होता है कि ट्रक यूनियन अपने हिसाब से भाड़ा तय करते हैं, अपने हिसाब से ट्रक का डिप्लॉयमेंट तय करते हैं। इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है इंडस्ट्री को, ऐसा आरोप लगाया गया है। और इस नुकसान की वजह से अदानी के 2 प्लांट को वहां बंद करना पड़ा, वहां लोगों को ले जाना पड़ा दूसरी जगह। इतना ही दूसरे सामानों की माल ढुलाई में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसी दिक्कत को देखते हुए ये सिफारिश की गई हिमाचल सरकार से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। और ताज़ा खबर ये है कि रिलायंस के नतीजे आ चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मुनाफा 15,792 करोड़, 17,100 करोड़ का अनुमान था और मुनाफा जो है 13,656 करोड़ से बढ़कर 15,792 करोड़ पर पहुंचा है। ये Q3 के नतीजे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। अब इससे थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे जियो के नतीजे आए थे। अनुमान जो था उससे थोड़े से पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुनाफे के जो आंकड़े हम देख पा रहे हैं अब तक, पिछले क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर हम कंपेयर करते हैं तो 13,656 करोड़ से बढ़कर 15,792 करोड़ हुए हैं Q3 के नतीजे। और 2,30,000 करोड़ से घटकर 2,17,000 करोड़ की आय ये बता रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आय और मुनाफा, ये 2 आंकड़े स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर में एनालिस्ट भी जुड़ेंगे और इन नतीजों का पूरा विश्लेषण भी आप सुन पाएंगे। अभी शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं, धीरे धीरे और भी इसकी डिटेल आएगी और उस पर बात होगी। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर 3 के जो रिज़ल्ट है, एबिटा 31,224 करोड़ से बढ़कर 35,247 करोड़ हुआ है। और ये Q3 के नतीजे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। मुनाफा 15,792 करोड़, 17,100 करोड़ का अनुमान था और ये 13,656 करोड़ से बढ़कर Q&Q 15,792 करोड़ पर और आंकड़े बता रहे हैं। वहीं एबिटा मार्जिन जो है 31,224 करोड़ से बढ़कर 35,247 करोड़ पर पहुंचा है। आय 2,30,000 करोड़ से घटकर 2,17,000 करोड़ हुई है। ये 2-3 आंकड़े अभी तक आए हैं अभी आपकी स्क्रीन पर और धीरे धीरे आंकड़े आएंगे, डिटेल आएगी तो नतीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये रिलायंस Q3 के नतीजे, शुरुआती आंकड़े, धीरे धीरे आंकड़े और बढ़ रहे हैं। एबिटा मार्जिन, आय और मुनाफे के आंकड़े आ चुके हैं और नीरज जी भी आ गए स्टूडियो में। नीरज जी आ गए। जी बिल्कुल। और मुनाफा जो है 15,000 करोड़ से ज़्यादा है। हमारा अनुमान था कि 17,100 करोड़ आना था, लेकिन 15,792 लगभग 16,000 करोड़ आप कह सकते हैं ये आया है प्रॉफिट। और रेवेन्यू का फिगर देखें तो वो हमारा अनुमान था कि 252 तक आना चाहिए। वो रेवेन्यू का अनुमान कितना आया है? 13,656 करोड़ का है प्रॉफिट और हमारा अनुमान था कि प्रॉफिट आना चाहिए 17,100 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो कंपैरिजन में ये उससे कम है। लेकिन बहरहाल ये नतीजे जो है इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि क्या देखा, एबिटा 31,224 करोड़, अनुमान था कि करीब 34,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए। 31,224 पिछली बार था, यानी फ्लैट एबिटा दिया है। मार्जिन इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग एक फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जियो के नंबर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जियो में
एक फ्लैट नंबर दिए हैं। आरपू का हम लोगों को इंतजार रहेगा कि आरपू किस तरीके से निकल के आता है। वो एक नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पिछला क्वार्टर फेस्टिवल वाला था, तो रिटेल के नंबर्स भी हमें देखने होंगे किस तरह। 2,30,000 करोड़ से घटकर 2,17,000 करोड़ का क्वार्टर, तो थोड़ा सा इस फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट कमी है रेवेन्यू में, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा और एक फिगर हमें इंतजार करना चाहिए सेगमेंट वाइज आंकड़ों का, O2C यानी ऑयल टू केमिकल वाले में किस तरीके के नंबर यहाँ पे निकल के आते हैं, क्योंकि ऑयल टू केमिकल जो है शायद उसमें ही ये हिट हुआ होगा या उसमें भी इस तरीके का लगेगा। कोशिश करते हैं अमरीश मलिका और शरद अवस्थी को जोड़ते हैं और उनसे भी इस पे रिएक्शन लेते हैं कि किस तरीके के नंबर उनको लग रहे हैं। प्राइम एफएसआई नंबर लग रहा है कि जो अनुमान लगाया था मार्केट ने उससे थोड़े थोड़े कम आए हैं। मुनाफा 15,792, 13,656 से बढ़कर, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम है। एब्सोल्यूट टर्म में डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन जो अनुमान था उससे कम है। मार्जिन जो है बढ़ के आया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उससे बढ़ के आया। रेवेन्यू 217 आया है, 230 के सामने अनुमान इससे भी ज़्यादा का था। हालांकि मार्जिन में बड़ा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। शरद, अगर हमारे साथ आप जुड़ गए हैं तो मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। शुरुआती देख के नंबर कैसे लग रहे हैं? इसमें तो रेवेन्यू फ्रंट पे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है और मार्जिन इंप्रूव हुआ है। शरद जी। जी, थोड़ा सा हमें लगता है कि पैट के लेवल पे थोड़ा सा निराशाजनक है नंबर, बट ऑन बैलेंस मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन थी लगभग 34,000 करोड़ के आसपास की EBITDA की, लगभग नतीजे इन लाइन ही है। कुछ बहुत ज्यादा निगेटिव मैं नहीं देख रहा है। अच्छा, जियो के नंबर इससे पहले आ गए थे, उसमें भी फ्लैट नंबर थे। जो एक्सपेक्टेशंस थी लगभग उसी के आसपास आए। 12,000 करोड़ का एबिटा इन्होंने क्लॉक किया है, तो वहाँ से भी कोई वैसा सरप्राइज नहीं था कि कोई बहुत नेगेटिव सरप्राइज हो, रादर फ्लैट नंबर थे। और पिछले क्वार्टर में शायद कोई टैरिफ हाइक भी नहीं ली थी। वो नंबर आपने देखे, वो कैसे लगे? एक बार फिर से बोलिएगा मुझे। हाँ, जियो के नंबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। जियो के नंबर में उन्होंने 4,838 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था और जो रेवेन्यू है वो 22,998 करोड़ था और एबिटा 12,009 करोड़ का था, जो कि पिछले बार 11,489 करोड़ था। तो नंबर इन लाइन या फ्लैट या स्लाइटली बेटर नंबर थे। एबिटा लेवल पे काफ़ी बेहतर दिख रहे थे। जियो के नंबर्स लगभग इन लाइन है मेरे हिसाब से। ज्यादा जो हिट आई है वो हो सकता है कि आपको O2C बिजनेस में आई हो, क्योंकि इसको तिमाही में हम ये उम्मीद कर रहे थे कि O2C बिजनेस से बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि विंडफॉल टैक्स वगैरह भी कम हो गया था। तो और ब्रेकअप जैसे जैसे आता है मुझे लगता है और क्लैरिटी आएगी। बट जियो के जितने मैंने नंबर्स देखे उसमें कुछ ऐसा नेगेटिव मुझे दिखाई नहीं दिया। जो पैट का नंबर है वो लगभग एक्सपेक्टेशन से करीब 100 करोड़ ही नीचे है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी वेरिएंस है, क्योंकि जो वन टाइम चार्जेस वगैरह स्पेक्ट्रम के लगे, एडिशनल नेटवर्क चार्जेस लगे, उसकी वजह से वो नंबर कम आया है। और इस क्वार्टर जियो के से हम बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोई इंक्रीमेंटल जो आरपू मतलब जो बिल एडिशनल नेटवर्क एडिशनल जो कस्टमर को चार्जेस वगैरह बढ़ाने का था, वो मंथली बिलिंग में कुछ अभी बढ़ाया नहीं था। बट जैसे जैसे अगले 1-2 क्वार्टर्स में वो बढ़ाते हैं, वहां से आप इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो आपको नेगेटिव सरप्राइज थोड़ा सा आया होगा वो हो सकता है O2C बिजनेस से आया हो, क्योंकि वहां ये उम्मीदें थी कि विंडफॉल टैक्स वगैरह जैसे जैसे कम किया गया है और SEZ वाले टैक्स पे भी कमी लाई गई है, तो उसकी वजह से नेट रियलाइजेशंस में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। ओके, अच्छा, ये चूंकि प्रेस रिलीज और बैलेंस शीट है मेरे सामने, तो टोटल जो रेवेन्यू है वो 2,20,592 करोड़, 220 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। लास्ट क्वार्टर में यानी Q2 में सितंबर को जो खत्म हुआ था उसमें 2,32,000 करोड़, तो वहाँ के मुकाबले रेवेन्यू स्लाइटली कम है। हालांकि अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आए, 191 के सामने 220 है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा कम है, इसमें कोई शक नहीं है। आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें, यानी कुल जो उन्होंने मुनाफा जो इसमें दर्शाया है वो 17,806 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर से भी बढ़ के आया, लेकिन YOY अगर आप देखेंगे तो वहाँ के मुकाबले
कम है। तो क्या ये भी हो सकता है कि इस क्वार्टर में विंडफॉल टैक्स का असर इनके ऊपर डेफिनेटली आया हो। अमरीश बलिगा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमरीश सर नमस्कार, और नतीजे आपने देखे हैं, क्या रिएक्शन बनता है आपका? लाइक ओवरऑल तो मुझे लग रहा है कि इट इज स्लाइटली बेटर देन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद बेटर है, but then I'm yet to look at the details, so I mean just give me 5 minutes, maybe I'll just have a look at the details and come back, पर ओवरऑल तो मुझे ठीक ही लग रहा है। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग है। लेकिन अमरीश सर एक चीज़ बताइए कि जैसे जब ये विंडफॉल टैक्स लगा, जिसका इम्पैक्ट लास्ट क्वार्टर में था, कंपनी ने बताया भी था, लेकिन इस क्वार्टर में काफ़ी चीज़ें कम हुई। हाँ, डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट की इनकी मार्जिन इम्पैक्टेड हुई, लेकिन शायद डोमेस्टिक मार्केट बढ़ी, इसलिए जो ओवरऑल मार्जिन निकल के आ रहा है वो अनुमान से बेटर है। अब हम लोगों ने जितने अनुमान लगाए थे वो 2,17,000 से लेकर के 2,50,000 करोड़ तक के इतने वाइड रेंज के अनुमान थे, और जो नंबर टोटल इनकम का निकल के आ रहा है वो 2,20,000 करोड़ आ रहा है। शायद इसलिए आप कह रहे हैं कि स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आप लोअर साइड का एक्सपेक्टेशन लेके थे। हाँ, इनफैक्ट मेरा जो एक्सपेक्टेशन था इट वाज ऑन द लोअर साइड, क्योंकि मुझे ऐसे भी अनुमान था कि देयर वुड बी इन्वेंट्री लॉसेस, सो बेसिकली माय एक्सपेक्टेशन वाज ऑन द लोअर साइड ऑफ द मार्केट एक्सपेक्टेशन। ओके, शरद जी आपका अनुमान भी क्या लोअर साइड में था, इसलिए ऐसा आपको लग रहा है, या हायर साइड में था आपका? मैं थोड़ा और नंबर आपके सामने रखूं क्या, डिटेल बताता हूं आपको। नहीं, मुझे लगता है कॉन्सोल लेवल पे टॉप लाइन पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, बट इबिटा लेवल पे मैं जो नंबर देख रहा हूँ, हमारा अनुमान करीब 34,000 करोड़ के आसपास था, उसके सामने कंपनी ने लगभग 38,500 करोड़ दिया है नंबर। तो मुझे लगता है वहां तो बीट ही है। मार्जिन के लेवल पे भी अगर इबिटा मार्जिन हम ये उम्मीद कर रहे थे 15.5 के आसपास आएंगी, तो वहाँ 16% आई है, तो वहां तो ठीक है। हो सकता है इबिटा के नीचे कोई वन टाइम एडजस्टमेंट वाला नंबर हो जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान, पैट के लेवल पे उतना बीट नहीं हो रहा, बट इबिटा के लेवल पे कोई डिसअपॉइंटमेंट है नहीं, टॉप लाइन के लेवल पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छा, मैं थोड़ा और सेगमेंट ब्रेकअप देता हूं आप लोगों के लिए। ऑयल टू केमिकल, जिसको O2C के नाम से हम जानते हैं, वो 1,44,630 करोड़ का रेवेन्यू आया वहां पे। लास्ट क्वार्टर में 1,59 था, और पिछले साल के इसी क्वार्टर में यानी YOY कंपेयर करें तो 1,31 था। तो YOY बेटर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है। ऑयल टू गैस यानी ऑयल एंड गैस का जो उनका बिजनेस है वो 4474 करोड़ का है, जो YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में बढ़ा है। पिछले तिमाही में 3853 था। रिटेल में 67,634 करोड़ का रेवेन्यू है इनका, और जो पिछले क्वार्टर में 64,936 और पिछले साल के इसी तिमाही में 57,000 था, तो ये बेटा आया है। डिजिटल सर्विसेज, जिसमें आप लार्जली जियो को लेते हैं, उसमें 30,343 है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बेटर है और YOY भी बेटर है। तो अगर आप देखें तो ऑयल टू केमिकल में जो एक्सपेक्टेड लाइन पे था 1,59 से 1,44 हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि साल दर साल अभी बढ़ गए। एक पहला तो यहाँ पे गैप दिखेगा, जिसकी बात अभी शरद जी भी कर रहे थे। सेगमेंटल एबिटा की अगर मैं बात करूँ तो ऑयल टू केमिकल का एबिटा 13,926 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर से बढ़ के आया है 11,968 से, और पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट फ्लैट या 300-400 करोड़ ज़्यादा निकल के आया है। ऑयल टू गैस का भी एबिटा ठीक दिख रहा है, 3800 करोड़ के है। रिटेल में 4700 करोड़ का एबिटा नहीं दिखाया है, जो YOY क्वार्टर क्वार्टर बेटर है। और डिजिटल सर्विसेज में भी 12,900 का इन्होंने टोटल दिखाया। तो नेट अगर आप सेगमेंटल देखेंगे तो ऑयल टू केमिकल में निराशा है शरद जी। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है जितना विंडफॉल टैक्स से हम उम्मीद कर रहे थे कि इम्प्रूवमेंट आएगी, उससे थोड़ा सा कम है। बट इबिटा के लेवल पे जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें ज्यादा नेगेटिव है नहीं, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे लगभग 12,500-12,700 करोड़ के जैसा इबिटा, और जो इबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है Q3 के लिए वो लगभग 14,000 करोड़ है। तो टॉप लाइन के लेवल पे मुझे लगता है हर जगह थोड़ी सी निराशा हाथ लग रही है, बट इबिटा के लेवल पे कुछ ऐसा नेगेटिव मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा शरद जी, क्या लक्ष्य है आपका मंडे के लिए? मुझे लगता है थोड़ा सा सबड्यूड स्टार्ट हो सकता है, बट ग्रेजुअली मेरे हिसाब से जैसे जैसे कॉन्कॉल वगैरह होता है, जैसे जैसे और नंबर्स पे व्याख्याएं आती हैं, मूड है रिन्यूएबल एनर्जी के चारों तरफ और हाइड्रोजन वाले बिजनेस में कोई और री रेटिंग होने की, जो आगे चल के ट्रिगर आ सकते हैं वो NBFC वाले फंड की वजह से, NBFC में वो क्या प्लानिंग अपनी बताते हैं उससे आ सकते हैं।
प्लस एक रिटेल हो सकता है। और जैसा मैं देख रहा हूँ, एक पहली बार शायद हम एक ऐसी कंपनी देख रहे हैं जिसके पास इकोसिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन तैयार है, लेकिन प्रोडक्ट्स वो ग्रेजुअली लॉन्च कर रहे हैं। जनरली हम देखते हैं कि कंपनी के पास प्रोडक्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हम ग्रेजुअली बनाते हैं, बट रिलायंस का केस बिल्कुल उल्टा हो गया है, जहाँ इकोसिस्टम रेडी है और जो भी प्रोडक्ट वो लाएंगे वो उस इकोसिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करना फिर सेकंड लेग रह जाता है। तो मुझे लगता है एफएमसीजी में री रेटिंग लाने वाले समय में जियो में और ज्यादा इंप्रूवमेंट और नए ट्रिगर्स आपके हाइड्रोजन वाले बिजनेस में, जो इलेक्ट्रोलाइजर्स वाला बिजनेस है, वहां से और आ सकते हैं अगर वहां से कोई वैल्यूएशन में बम्प अप मिलता है। अभी तक जो नंबर्स है उसके हिसाब से मुझे लगता है 2950 3000 रुपए के लक्ष्य एसओटीपी के हिसाब से फेयर वैल्यू होने चाहिए स्टॉक। ओके अमरीश जी, मंडे को आप खरीदेंगे या वेट करेंगे, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं आप? देखिए, द स्टॉक इज ऑलरेडी करेक्टेड, करीब 2600-700 के लेवल से नीचे आया है। तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, जो मुझे लगता नहीं कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है, आई मीन लाइक द रिजल्ट्स वर डिसेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे लगता है कि 2400 से ज्यादा नीचे शायद नहीं जाए। तो यदि उस लेवल के आसपास मिले या उससे नीचे जाए, देन आई थिंक इट्स क्लियरली अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मेरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, 12 मंथ्स का टारगेट है, इट्स अबाउट 3225। ओके, तो दोनों ही एक्सपर्ट का मानना है कि हल्की सी भी अगर गिरावट आए तो उसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और ऑलरेडी स्टॉक अगर आप देखें 2700 से 2450 पे आ चुका है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि आप जो चैनल देख रहे हैं ये इसी कंपनी के स्वामित्व वाला है, तो कोई भी बाई सेल का फैसला लेने से पहले आप अपने इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से एक राय और ज़रूर ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर और शरद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और रिलायंस के रिजल्ट्स पे क्या रिएक्शन होगा ये हम लोग मंडे को देखेंगे। मनोज जी, ओवर टू यू। आज एक मनोज जी वो दिलचस्प बात बताऊँ आपको, ये रिलायंस के रिजल्ट हम लोग जब भी ट्रैक करते हैं तो जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होती हैं उससे कंपेयर करते हैं। एब्सोल्यूट टर्म में हम आपको नंबर बताएं कि इतना ज़बरदस्त नंबर है, 2,09,000 करोड़ से बढ़ के 2,40,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है, स्टिल हमें लगता कम है। जी, तो इस तरह की कंपनी के लिए नज़रिया भी थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।